विषय आपके पक्षकार श्री राजुद्दीन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागपत द्वारा आपके माध्यम से प्रेषित कथित मानहानि नोटिस दिनांक 6 मार्च 2026 का बिंदुवार संविधिक प्रतिउत्तर। संदर्भ: उक्त नोटिस मेरे पक्षकार को दिनांक 10 मार्च 2026 को प्राप्त हुआ। महोदय, अपने पक्षकार श्री श्रीपाल पुत्र श्री हरिचंद, निवासी मोहल्ला कश्यप कॉलोनी, बागेश्वर मंदिर के पास, बागपत, निर्वाचित सभासद वार्ड नंबर 17, नगर पालिका परिषद बागपत की ओर से एवं उनके स्पष्ट निर्देशानुसार आपके द्वारा प्रेषित कथित मानहानि नोटिस का बिंदुवार विधिक प्रतिउत्तर निम्नवत प्रेषित है। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन। यह नोटिस भेजने से पूर्व यह तथ्य रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है कि आपके पक्षकार स्वयं इस पूरे विवाद के उद्गम ओरिजिनेटर हैं। दिनांक 28 फरवरी 2026 को रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास आपके पक्षकार श्री राजुद्दीन ने नगर पालिका बागपत के सार्वजनिक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कुल 45 सदस्य हैं एवं जिसमें नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सम्मिलित हैं, पर एक वॉयस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने मेरे पक्षकार श्री श्रीपाल को सार्वजनिक रूप से निम्नलिखित अत्यंत अपमानजनक, हीन, जातिसूचक एवं मानहानिकारक कथन कहे। 1. तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी तो एक भी नहीं है। 2. अपनी औकात में रह, जितना बड़ा है गा तू जानू में। 3. अपनी औकात में रहो। 4. बहुत कर ली तूने, शिकायत समझा न। 5. तेरा मुखौटा कोई जानता नहीं। 6. यह झूठा एवं निराधार आरोप कि मेरे पक्षकार ने आपके पक्षकार से पैसे मांगे हैं। यह वॉयस नोट 1 से 2 मिनट की अवधि का था एवं यह एक सुचिंतित एवं पूर्वनियोजित कार्य था। इसके डिजिटल साक्ष्य, वॉयस नोट की मूल रिकॉर्डिंग, संपूर्ण मेटाडाटा सहित व्हाट्सएप वार्तालाप के स्क्रीनशॉट्स, दिनांक व समय सहित एवं व्हाट्सएप समूह की स्क्रीनशॉट्स सहित समस्त लगभग 45 सदस्यों की साक्षी सूची मेरे पक्षकार के पास पूर्णतः सुरक्षित हैं। इस प्रकार मानहानि का प्रथम कृत्य स्वयं आपके पक्षकार द्वारा किया गया, न कि मेरे पक्षकार द्वारा। इसी वॉयस नोट की प्रतिक्रिया स्वरूप एवं आत्मसम्मान की रक्षार्थ मेरे पक्षकार ने दिनांक 3 मार्च 2026 को अपना पक्ष जनता के समक्ष रखा। ऐसी स्थिति में आपका यह नोटिस विधिक दृष्टि से न केवल अपोषणीय, अनसस्टेनेबल है, बल्कि यह नोटिस स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आपके पक्षकार अपने द्वारा किए गए मानहानिकारक एवं आपराधिक धमकी के कृत्यों को छिपाने एवं मेरे पक्षकार को भयभीत करने के उद्देश्य से यह नोटिस भेजा गया है। बिंदुवार उत्तर। यह कि आपके नोटिस में यह कहा गया है कि आपके पक्षकार नगर पालिका परिषद बागपत के चौथी बार निर्वाचित सम्मानित अध्यक्ष हैं। इस तथ्य से मेरे पक्षकार को कोई विवाद नहीं है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि पद की गरिमा एवं वरिष्ठता किसी को भी सार्वजनिक रूप से अपमानजनक एवं हीन भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं देती। दिनांक 28 फरवरी 2026 के वॉयस नोट में आपके पक्षकार ने जो भाषा प्रयोग की वह उनके स्वयं के पद की गरिमा के सर्वथा विपरीत थी। यह कि मेरे पक्षकार श्री श्रीपाल नगर पालिका परिषद बागपत के वार्ड नंबर 17 से लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा विधिवत निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं सभासद हैं। वे कश्यप समाज के सम्मानित प्रतिनिधि हैं। मेरे पक्षकार एक साधारण एवं सीमित आर्थिक साधनों वाले व्यक्ति हैं, जो किसी बड़े राजनीतिक दल या शक्तिशाली गुट का नहीं बल्कि केवल अपनी जनता का सहारा लेकर जनसेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। इनके विरुद्ध आज तक कोई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत नहीं है और न ही कोई जांच लंबित है। यह भी अत्यंत उल्लेखनीय है कि मेरे पक्षकार विगत लगभग 3 वर्षों से नगर पालिका परिषद बागपत में हो रही वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के विरुद्ध अकेले एवं निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले इस निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने बिना किसी बड़े संसाधन के, सीमित आर्थिक साधनों के बावजूद केवल जनहित एवं सत्य के आधार पर यह लड़ाई लड़ी है। ऐसे निष्ठावान, संघर्षशील एवं सामान्य पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधि को आपके पक्षकार ने सार्वजनिक मंच पर तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी तो एक भी नहीं है, अपनी औकात में रह, जितना बड़ा है गा तू जानू में। औकात में रहो, तेरा मुखौटा कोई जानता नहीं, जैसे अत्यंत अपमानजनक, हीन एवं चरित्रहनन करने वाले शब्दों से संबोधित किया। यह कथन न केवल मेरे पक्षकार के व्यक्तिगत सम्मान एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा पर एक सुनियोजित प्रहार है, बल्कि औकात जैसे शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से जातिगत एवं आर्थिक हीनता का बोध कराने की मंशा से किया गया है, जो कि उस पूरे कश्यप समाज एवं उस वर्ग का अपमान है जिसका मेरे पक्षकार प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह तथ्य और भी पीड़ादायक है कि 3 वर्षों के निरंतर एवं निस्वार्थ संघर्ष का पुरस्कार मेरे पक्षकार को इस प्रकार की सार्वजनिक अपमानजनक भाषा एवं आपराधिक धमकी के रूप में मिला, और वह भी उस व्यक्ति से जो स्वयं शासन द्वारा पद से हटाए गए थे एवं जिनके विरुद्ध अनेक वित्तीय अनियमितताओं की जांचें शासन स्तर पर प्रचलित हैं। यह कथन जातिगत एवं आर्थिक आधार पर अपमानित करने की मंशा से कहा गया प्रतीत होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार एवं अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। आपके पक्षकार का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत मानहानि की परिभाषा में पूर्णतः आता है। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि आपके नोटिस के बिंदु 2 में सरकारी पैसे से नाश्ता करने के संदर्भ में मेरे पक्षकार द्वारा अपने वीडियो में जो कथन कहा गया वह इस प्रकार था, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो सरकारी पैसे से नाश्ता खाते हैं, जिनकी गाड़ियां सरकारी डीजल से चलती हैं, जो सरकारी बिजली का उपयोग करते हैं। यह कथन पूर्णतः उदाहरणार्थ एवं सामान्य संदर्भ में अपनी स्वयं की ईमानदारी एवं नैतिक आचरण को रेखांकित करने हेतु कहा गया था। यह कथन किसी विशेष व्यक्ति को और विशेष रूप से आपके पक्षकार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करके नहीं कहा गया था। यह एक सामान्य तुलनात्मक उदाहरण जनरल कंपैरेटिव एग्जाम्पल मात्र था। विधिक दृष्टि से किसी अनिर्दिष्ट एवं अनामित व्यक्ति के संदर्भ में दिया गया सामान्य कथन किसी विशेष व्यक्ति की मानहानि की परिभाषा में नहीं आता। अतः इस आधार पर मानहानि का दावा पूर्णतः निराधार एवं विधिक दृष्टि से अपोषणीय है। यह कि दिनांक 3 मार्च 2026 को मेरे पक्षकार द्वारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया गया तथा जो लिखित संदेश प्रसारित किया गया वह पूर्णतः आपके पक्षकार के दिनांक 28 फरवरी 2026 के अपमानजनक वॉयस नोट की प्रत्यक्ष एवं क्रमिक प्रतिक्रिया डायरेक्ट रिस्पॉन्स थी। मेरे पक्षकार ने अपने वीडियो एवं लिखित संदेश में सर्वप्रथम आपके पक्षकार द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2026 को जारी उक्त अपमानजनक वॉयस नोट का उल्लेख करते हुए उसकी विषय वस्तु को जनता के समक्ष रखा और तत्पश्चात उसका प्रत्युत्तर दिया। मेरे पक्षकार द्वारा कहीं भी स्वतः प्रेरित होकर अथवा बिना किसी आधार के कोई सीधी टिप्पणी नहीं की गई है। समस्त कथन उक्त वॉयस नोट में आपके पक्षकार द्वारा लगाए गए असत्य एवं अपमानजनक आरोपों के सीधे प्रत्युत्तर के रूप में कहे गए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 के अपवाद एक्सेप्शंस के अंतर्गत यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी झूठे आरोप का प्रतिवाद करना, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना एवं जनहित में सत्य प्रकाशित करना मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। 3 यह कि मेरे पक्षकार द्वारा अपने प्रत्युत्तर में अपने लिखित संदेश में यह भी कहा गया कि चेयरमैन बागपत से भ्रष्ट कोई नहीं है। यह कथन किसी दुर्भावना से नहीं बल्कि आपके पक्षकार द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2026 को सार्वजनिक रूप से किए गए अपमानजनक एवं मानहानिकारक वॉयस नोट की तत्कालीन स्वाभाविक एवं भावनात्मक प्रतिक्रिया स्पॉन्टेनियस इमोशनल रिस्पॉन्स के रूप में कहा गया था। जब कोई व्यक्ति विशेषकर एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि का जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से इस प्रकार अपमानित किया जाता है तो उसकी तीव्र प्रतिक्रिया मानवीय स्वभाव के अनुरूप है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह कथन पूर्णतः निराधार नहीं है, क्योंकि दुकान आवंटन में अनियमितता के कारण शासन द्वारा आपके पक्षकार को पद से हटाया जाना, कूड़ा निस्तारण घोटाले में उनकी मुख्य भूमिका, आउटसोर्सिंग ठेके में अनियमितता की जांच रिपोर्ट का शासन को प्रेषित होना, श्मशान घाट प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा आपके पक्षकार को दोषी मानते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना, दुकान आवंटन में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी द्वारा आपके पक्षकार को राजस्व क्षति के लिए पूर्ण उत्तरदायी माना तथा प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,39,00,000 रुपए की रिकवरी का पत्र जारी किया जाना, ये सब तथ्य आपके पक्षकार के सार्वजनिक आचरण पर उचित टिप्पणी फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कॉन्डक्ट के आधार प्रदान करते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 के अपवाद के अंतर्गत किसी लोक सेवक एवं जनप्रतिनिधि के सार्वजनिक आचरण पर की गई टिप्पणी यदि साक्ष्य पर आधारित हो, मानहानि की परिभाषा से बाहर है। 3 यह कि आपके पक्षकार द्वारा वॉयस नोट में बहुत कर ली तूने शिकायत समझाना यह कथन कहा गया जो कि एक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष आपराधिक धमकी क्रिमिनल थ्रेट है। इस कथन में मेरे पक्षकार को कानूनी कार्यवाही करने से विरत करने का अभिप्राय स्पष्ट है। यह धमकी 45 सदस्यों वाले सार्वजनिक मंच पर दी गई जो इसे और भी गंभीर बनाती है। यह कथन भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 351 एक आपराधिक धमकी के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। विशेष रूप से यह इस दृष्टि से और भी गंभीर है कि यह धमकी एक शक्तिशाली एवं 4 बार निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के सभासद को दी गई, जो स्पष्ट रूप से शक्ति के दुरुपयोग अब्यूज ऑफ पावर की श्रेणी में आती है। 4
यह कि श्मशान घाट में 1 करोड़ रुपए के कथित गबन के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर तथ्य रिकॉर्ड पर लाया जाना आवश्यक है कि इस प्रकरण में बागपत के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं जांच के पश्चात आपके पक्षकार को दोषी मानते हुए शासन को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। यह रिपोर्ट एक सक्षम एवं संवैधानिक अधिकारी द्वारा की गई स्वतंत्र जांच का परिणाम है जो आपके पक्षकार की इस प्रकरण में प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संलिप्तता को दर्शाती है। उक्त जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर कार्यवाही अभी भी प्रचलित एवं विचाराधीन है। इस प्रकार यह प्रकरण केवल एक आरोप नहीं बल्कि जिलाधिकारी स्तर पर प्रमाणित एवं शासन द्वारा विचाराधीन एक गंभीर प्रशासनिक प्रकरण है। मेरे पक्षकार के पास इस संदर्भ में लिखित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा जिलाधिकारी के उक्त आदेश एवं रिपोर्ट की प्रति को आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अथवा माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत एवं प्रमाणित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। 5. यह कि आउटसोर्सिंग ठेके में हुई वित्तीय अनियमितताओं एवं कर्मचारियों के नाम पर गबन का प्रकरण अत्यंत गंभीर, संगीन एवं बहुआयामी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से रिकॉर्ड पर लाए जाते हैं। यह कि आउटसोर्सिंग ठेके में यह गंभीर प्रश्न उठाया गया है कि आपके पक्षकार ने अपने मिलने जुलने वालों, नगर पालिका परिषद बागपत के अपने करीबी कर्मचारियों के घर वालों के नाम से, यहां तक कि अपने कनिष्ठ अधिवक्ता के नाम से वेतन निकाला है तथा अपने सगे संबंधियों को आउटसोर्सिंग ठेके में कर्मचारी के रूप में दर्ज करके उनके नाम पर वेतन का भुगतान कराया गया है। यह कृत्य सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स की श्रेणी में आता है जो कि एक गंभीर दंडनीय अपराध है। इस संदर्भ में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आउटसोर्सिंग ठेके में दर्ज कर्मचारियों की नामवार सूची एवं उनसे संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मेरे पक्षकार के पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित हैं। इन समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यों को आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तथा माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत एवं प्रमाणित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस प्रकरण में आपके पक्षकार की संलिप्तता को पूर्णतः उजागर करने में सक्षम होंगे। यह कि उपरोक्त अनियमितता की पुष्टि इस तथ्य से और भी सुदृढ़ होती है कि जब शासन द्वारा आपके पक्षकार को अध्यक्ष पद से हटाया गया था, उस अवधि में तत्कालीन प्रशासक महोदय एवं अधिशासी अधिकारी महोदय ने आउटसोर्सिंग ठेके की समीक्षा के पश्चात लगभग 15 कर्मचारियों को यह कहते हुए सेवा से पृथक किया था कि इन 15 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग ठेके में दर्ज करके भुगतान कराया जा रहा था। यह प्रशासनिक निर्णय स्वयं सिद्ध करता है कि आउटसोर्सिंग ठेके में फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालने की अनियमितता प्रशासन स्तर पर भी स्वीकृत एवं प्रमाणित हो चुकी है। उक्त तथ्य की पुष्टि तत्कालीन सक्षम अधिकारी के सार्वजनिक बयान से भी होती है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि उक्त समाचार में आपके पक्षकार का नाम प्रत्यक्ष रूप से अंकित नहीं है, तथापि यह सर्वविदित प्रशासनिक तथ्य है कि नगर पालिका परिषद में आउटसोर्सिंग ठेके की स्वीकृति, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं भुगतान प्रक्रिया में अध्यक्ष की अनिवार्य एवं सर्वोच्च भूमिका होती है। अतः इस अनियमितता की परिस्थितिजन्य एवं पदीय जिम्मेदारी, सर्कमस्टांशियल एंड पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके पक्षकार स्वयं को पृथक नहीं कर सकते। उक्त समाचार की मूल प्रति एवं डिजिटल प्रति तथा अन्य संबंधित साक्ष्य मेरे पक्षकार के पास सुरक्षित हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी एवं माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में विधिवत प्रस्तुत किया जाएगा। यह कि आउटसोर्सिंग ठेके में उक्त अनियमितता की शिकायत पूर्व में आयुक्त महोदय के समक्ष भी की जा चुकी है, यह तथ्य स्वयं आपके नोटिस में भी अंकित है तथा जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायत पर शासन स्तर पर जांच अभी भी प्रचलित है एवं अद्यतन पूर्ण नहीं हुई है। जांच की यह अपूर्णता स्वयं इस बात का प्रमाण है कि प्रकरण में संदेह के पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, जिनका समाधान अभी तक शासन स्तर पर नहीं हो सका है। इस जांच से संबंधित समस्त प्रासंगिक साक्ष्य एवं अभिलेख मेरे पक्षकार के पास सुरक्षित हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर शासन के समक्ष, सक्षम जांच प्राधिकरण के समक्ष अथवा माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार यह विषय शासन एवं प्रशासन स्तर पर पहले से ही विचाराधीन, जांच के अधीन एवं न्यायिक दृष्टि से अनुत्तरित है। ऐसी परिस्थिति में मेरे पक्षकार ने इसे सार्वजनिक कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया है, जो कि न केवल उनका अधिकार है बल्कि जनता के प्रति उनकी विधिक एवं नैतिक जवाबदेही भी है। 6. यह कि वाटर कूलर की खरीद प्रक्रिया के संदर्भ में स्वयं आपके नोटिस में स्वीकार किया गया है कि भुगतान का आधा हिस्सा आपके पक्षकार अध्यक्ष द्वारा स्वयं किया गया। इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रक्रिया में अध्यक्ष की सीधी भूमिका थी। इस संदर्भ में मेरे पक्षकार के पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं जो प्रक्रियागत अनियमितता को दर्शाते हैं।
यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य है कि वाटर कूलर खरीद प्रकरण में हुई वित्तीय अनियमितता की शिकायत श्री संदीप वशिष्ठ, नगर अध्यक्ष बागपत, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाधिकारी बागपत के समक्ष साक्ष्य सहित विधिवत प्रस्तुत की गई है। श्री वशिष्ठ ने अपनी शिकायत में ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि इस प्रकरण में गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई है। उक्त शिकायत पर जिलाधिकारी बागपत के यहाँ जांच अभी भी लंबित एवं विचाराधीन है। यह तथ्य इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि यह शिकायत एक स्वतंत्र एवं वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा की गई है, जो यह सिद्ध करता है कि वाटर कूलर खरीद में अनियमितता का विषय किसी एक व्यक्ति की शिकायत नहीं बल्कि एक व्यापक रूप से स्वीकृत एवं जांच योग्य गंभीर प्रशासनिक प्रकरण है। इस समस्त प्रकरण से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी एवं माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत प्रस्तुत किए जाएंगे। 7. यह कि डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के ठेके में 55 लाख रुपए की अनियमितता का विषय अत्यंत गंभीर एवं संगीन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। मेरे पक्षकार के पास इस बात के ठोस डिजिटल एवं लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उक्त स्थल पर जब खुदाई की गई तो वहां भारी मात्रा में कूड़ा दबा हुआ पाया गया। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कूड़ा निस्तारण का कार्य वास्तव में नहीं हुआ अथवा अत्यंत निम्न स्तर पर किया गया, जबकि ठेकेदार को भुगतान नियमानुसार पूरा किया गया। यह कि उक्त ठेके के भुगतान की प्रक्रिया में आपके पक्षकार अध्यक्ष श्री राजुद्दीन की मुख्य एवं निर्णायक भूमिका रही है। बिना अध्यक्ष की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर के इस प्रकार के ठेके का भुगतान संभव नहीं है। अतः इस संभावित घोटाले की नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी से आपके पक्षकार स्वयं को पृथक नहीं कर सकते। यह कि इस घोटाले से संबंधित समस्त सरकारी अभिलेख, ठेके की शर्तें, भुगतान विवरण एवं निरीक्षण रिपोर्ट आदि की प्रमाणित प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट के अंतर्गत बागपत जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद बागपत से विधिवत मांगी जा रही हैं। इन अभिलेखों के प्राप्त होने पर यह मामला और अधिक स्पष्ट एवं विधिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा, जिन्हें सक्षम न्यायालय एवं सक्षम जांच प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार यह विषय केवल एक आरोप नहीं बल्कि साक्ष्य आधारित एवं जांच योग्य गंभीर जनहित का मामला है, जिसे दबाने का कोई भी प्रयास विधिसम्मत नहीं होगा। 8. यह कि गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार एवं निम्न गुणवत्ता के कार्य का विषय पूर्णतः निराधार नहीं है, इसे कोई भी तथ्यों के आधार पर नकार नहीं सकता। इस संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य रिकॉर्ड पर लाया जाना आवश्यक है कि जब मेरे पक्षकार सहित कुछ अन्य सभासदगण गौशाला निर्माण स्थल पर कार्य की गुणवत्ता की प्रत्यक्ष जांच करने हेतु गए तो उन्होंने स्वयं वहां पर यह पाया कि निर्माण कार्य में अत्यंत निम्न स्तर की एवं घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था, जो कि एस्टीमेट एवं निर्धारित मानकों के सर्वथा विपरीत था। जब सभासदगण ने उपस्थित ठेकेदार से इस निम्न स्तरीय सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में प्रश्न किया तो ठेकेदार ने जो उत्तर दिया वह अत्यंत गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। उक्त कथन को मेरे पक्षकार आवश्यकता पड़ने पर सक्षम न्यायालय के समक्ष विधिवत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह समस्त घटना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गौशाला निर्माण में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग एवं निर्धारित एस्टीमेट का उल्लंघन किया गया है, जिसकी नैतिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी आपके पक्षकार अध्यक्ष श्री राजुद्दीन से पृथक नहीं की जा सकती। अतः मेरे पक्षकार इस विषय की सक्षम जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष एवं विधिवत जांच कराए जाने की मांग करते हैं। 9. यह कि दुकानों के आवंटन एवं सौदे के संदर्भ में निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर तथ्य रिकॉर्ड पर लाए जाना आवश्यक है। दुकानों की आवंटन प्रक्रिया में अनियमितता के कारण शासन द्वारा आपके पक्षकार अध्यक्ष श्री राजुद्दीन को उनके पद से विधिवत हटाया गया था। यह कि तत्कालीन अपर जिलाधिकारी बागपत ने अपने पत्र में आपके पक्षकार को दुकानों के आवंटन में हुई अनियमितता के कारण शासन के राजस्व को हुई क्षति के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उत्तरदायी पर्सनली लायबल माना था। यह एक सक्षम प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई विधिवत जांच का निष्कर्ष है, जो आपके पक्षकार की प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संलिप्तता को सिद्ध करता है। यह कि उक्त अपर जिलाधिकारी के पत्र का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नगर विकास ने आपके पक्षकार के विरुद्ध 1,39,00,000 रुपए की सरकारी धनराशि की रिकवरी का विधिवत पत्र जारी किया था। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार के उच्चतम प्रशासनिक स्तर पर भी आपके पक्षकार को दोषी माना गया है एवं उनसे सरकारी धन की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात आपके पक्षकार ने माननीय उच्च न्यायालय में शासन के उक्त आदेश को चुनौती दी।
माननीय उच्च न्यायालय ने शासन के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया कि प्रक्रिया नियमानुसार नहीं अपनाई गई, परंतु यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आपके पक्षकार को दोषमुक्त एग्जोनरेटेड नहीं किया। न्यायालय ने शासन को नियमानुसार उचित प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी है। इस प्रकार यह सुस्थापित है कि प्रथम, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी बागपत ने आपके पक्षकार को राजस्व क्षति का व्यक्तिगत रूप से पूर्ण उत्तरदायी माना। द्वितीय, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव नगर विकास ने आपके पक्षकार के विरुद्ध 1,39,00,000 रुपए की सरकारी धनराशि की रिकवरी का विधिवत पत्र जारी किया। तृतीय, माननीय उच्च न्यायालय ने आपके पक्षकार को निर्दोष नहीं माना अपितु शासन को नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने की स्वतंत्रता दी। इन तीनों तथ्यों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आपके पक्षकार के विरुद्ध दोष के पर्याप्त एवं ठोस आधार प्रशासनिक एवं न्यायिक स्तर पर विद्यमान हैं, जिन्हें न तो प्रशासन ने नकारा है और न ही माननीय न्यायालय ने। ऐसी परिस्थिति में मेरे पक्षकार द्वारा इस विषय को उठाना पूर्णतः उचित, साक्ष्य आधारित एवं जनहित में है तथा यह किसी भी दृष्टि से मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। 10. यह कि आपके नोटिस में 2 करोड़ रुपए हर जाने की मांग पूर्णतः मनमानी, निराधार, अनुपातहीन एवं विधि विरुद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि एक सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के जनप्रतिनिधि से 2 करोड़ रुपए की मांग स्पष्ट रूप से उन्हें आर्थिक एवं मानसिक रूप से दबाने तथा उनकी न्यायोचित आवाज को कुचलने का प्रयास है। यह मांग वास्तव में मेरे पक्षकार को भयभीत कर उनकी लोकतांत्रिक आवाज दबाने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास, मैलिफाइड अटेम्प्ट टू साइलेंस अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे पक्षकार इस मांग को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। 11. यह कि 5,500 रुपए नोटिस फीस की मांग भी विधिसम्मत नहीं है। यह मांग किसी विधिक प्रावधान पर आधारित नहीं है, अतः इसे भी अस्वीकार किया जाता है। 12. यह कि मेरे पक्षकार एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। एक निर्वाचित सभासद का यह संवैधानिक दायित्व एवं अधिकार है कि वह नगर पालिका के कार्यों में हो रही अनियमितताओं को जनता के समक्ष उठाए। आपके पक्षकार द्वारा इस संवैधानिक अधिकार के प्रयोग को मानहानि का जामा पहनाना संविधान की भावना के विपरीत है। प्रतिकारी विधिक सूचना, काउंटर लीगल वार्निंग। मेरे पक्षकार यह भी सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 28 फरवरी 2026 को आपके पक्षकार द्वारा 45 सदस्यों वाले सार्वजनिक व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी वॉयस नोट, जिसमें मेरे पक्षकार को तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी तो एक भी नहीं है, अपनी औकात में रहो, तेरा मुखौटा कोई जानता नहीं, जैसे अपमानजनक शब्द कहे गए तथा बहुत कर ली तूने, शिकायत समझा न जैसी आपराधिक धमकी दी गई। यह समस्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 मानहानि, धारा 351(1) आपराधिक धमकी एवं धारा 352 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने का प्रयास के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं। इन सभी साक्ष्यों की प्रति सहित समस्त साक्ष्य मेरे पक्षकार के पास सुरक्षित हैं। यदि आपके पक्षकार ने इस नोटिस जवाब की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने उक्त अपमानजनक एवं धमकी भरे कथनों के लिए सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट नहीं किया और भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों से विरत नहीं हुए, तो मेरे पक्षकार आपके पक्षकार के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र एवं अधिकृत होंगे। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356, 351(1) एवं 352 के अंतर्गत फौजदारी परिवार क्रिमिनल कंप्लेंट, मानसिक प्रताड़ना, आपराधिक धमकी एवं प्रतिष्ठा क्षति हेतु सक्षम दीवानी न्यायालय में हर जाने का दीवानी वाद, सिविल सूट फॉर डैमेजेस। साइबर अपराध थाने में डिजिटल माध्यम से मानहानि एवं धमकी की शिकायत तथा डिजिटल फॉरेंसिक जांच हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन। सक्षम प्राधिकरण के समक्ष भ्रष्टाचार संबंधी औपचारिक शिकायत एवं RTI के माध्यम से समस्त अभिलेखों की मांग। यह कि आउटसोर्सिंग ठेका, वाटर कूलर की खरीद प्रक्रिया, श्मशान घाट में वित्तीय अनियमितता तथा दुकानों के आवंटन, इन समस्त प्रकरणों की जांच शासन एवं प्रशासन स्तर पर पहले से ही प्रचलित एवं विचाराधीन है। इन सभी प्रकरणों में मेरे पक्षकार सक्षम प्राधिकरण, शासन एवं जिला प्रशासन के समक्ष विधिवत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र एवं अधिकृत हैं, जिसमें निम्नलिखित मांगे सम्मिलित होंगी। आउटसोर्सिंग ठेके में फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालने, सगे संबंधियों एवं कनिष्ठ अधिवक्ता के नाम पर भुगतान कराने की विधिवत एवं स्वतंत्र जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही। वाटर कूलर खरीद प्रक्रिया में हुई वित्तीय अनियमितता, जिसकी शिकायत श्री संदीप वशिष्ठ, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी द्वारा साक्ष्य सहित जिलाधिकारी बागपत के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, कि शीघ्र एवं पारदर्शी जांच पूर्ण कराए जाने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन।
श्मशान घाट प्रकरण में जिलाधिकारी बागपत द्वारा आपके पक्षकार को दोषी मानते हुए शासन को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर लंबित कार्यवाही को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विधिवत अभ्यावेदन। दुकानों के आवंटन प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी के पत्र एवं प्रमुख सचिव नगर विकास द्वारा जारी 1,39,00,000 रुपए की रिकवरी के पत्र के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शासन को दी गई स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए नियमानुसार जांच कर शीघ्र आदेश पारित कराए जाने हेतु सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विधिवत अभ्यावेदन। इन समस्त जांचों का परिणाम ही अंततः यह सिद्ध करेगा कि मेरे पक्षकार द्वारा उठाए गए समस्त प्रश्न पूर्णतः तथ्य एवं साक्ष्य आधारित थे तथा मेरे पक्षकार ने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व निभाया है। उपरोक्त समस्त जांच प्रकरणों में यदि आपके पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को नष्ट करने, प्रभावित करने अथवा जांच में बाधा डालने का प्रयास किया गया तो मेरे पक्षकार इसकी सूचना तत्काल सक्षम न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकरण को देने हेतु अधिकृत हैं। उपरोक्त समस्त कार्यवाही का संपूर्ण हर्जा खर्चा एवं विधिक परिणाम आपके पक्षकार के होंगे। निष्कर्ष, यह नोटिस जवाब मेरे पक्षकार की पूर्ण सहमति एवं निर्देशानुसार प्रेषित किया जा रहा है। इस पत्र की एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित रखी जा रही है।